मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो इंटरव्यू के क्लास चल रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी के दोबारा वन विभाग से रिलेटेड जो असिस्टेंट कंजर्वेटर वगैरह के एग्ज़ाम थे उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अलावा सिविल जज जूनियर की तिथि भी घोषित कर दी गई है। यानी कि यह देखा जा रहा है कि क्रोनो से सारे एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स एंड रिजल्ट है उस पर वर्क करना जेपीएससी ने शुरू कर दिया है। इसलिए अब ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यू के प्रति अलर्ट हो जाएं, चाहे 11th जेपीएससी वाले हों या सीडीपीओ वाले हों। आप लोग अपने इंटरव्यू के प्रति अलर्ट हो जाइए, अब ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, उसका एक बेहतर कलेक्शन आपके पास हो। और बेहतर कलेक्शन के अलावा उसका प्रैक्टिस अभी से आपको करना होगा। और कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे नोट्स से रिलेटेड इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, उसकी गाइडलाइंस पिछले वर्षों में अलग अलग ऑफिसर्स से पूछे गए इंटरव्यू के प्रश्न का संकलन और किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। और रेगुलर लाइव क्लास से अगर जुड़ना है तो आप 9661163344 पर मैसेज कर इंटरव्यू के क्लास से, रेनेशा आईएएस के इंटरव्यू के क्लास से जुड़ सकते हैं। रेनेशा आईएएस का एप्लीकेशन पर नाम रेनेशा लर्निंग हो चुका है, आप लोग ध्यान देंगे। और पिछले साल भी इंटरव्यू प्रोग्राम चले थे 7th जेपीएससी के दौरान, जिसमें यहाँ के अभ्यर्थियों ने उच्चतम अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। और इस वर्ष भी बहुत ही गंभीरता के साथ निरंतर क्लास चल रहे हैं और नोट्स एक बेहतर वहाँ पर कलेक्शन हो चुका है, जिसके टारगेट टॉपिक्स भी मैं दे रहा हूँ उस नोट्स के, है ना, कि किस किस टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। रेगुलर वहाँ लाइव क्लास सभी हो रहे हैं, चूँकि इंटरव्यू बहुत करीब है। और दूसरी ओर मॉक इंटरव्यू से पूर्व की तैयारी भी प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाई जा रही है, उसका आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, हम लोग आज कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न रह सकता है किस किस देश के दौरे पर गए हैं। तो पहले चरण में स्पेन के दौरे पर गए हैं और दूसरे चरण में फिर स्वीडन के दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये स्कैंडिनेविया कंट्री में भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेन का राजधानी कहाँ है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। स्टॉकहोम है ना। स्वीडन का स्टॉकहोम है। और इसका जो है आपका मैड्रिड। यहाँ के राजा का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, स्पेन के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके नाम वगैरह को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो माननीय मुख्यमंत्री की जो आपकी यात्रा यूरोप की हुई है, तो इस संदर्भ में जो प्रश्न रह सकते हैं उस प्रश्न को मैं पहले बता देता हूं। पहले प्रश्न जो आपके रह सकते हैं, किस दौरे के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, ठीक है, ये पहला प्रश्न रह सकता है। आप क्या जानते हैं, क्लियर, जो सिंपल जानकारी दे दीजिए। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक अधिकारियों का दल भी गया है, जिसमें मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल है। तो यह भी पूछा जा सकता है, अगर आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल में एक अधिकारी के रूप में शामिल होते, है ना, तो वहां के अधिकारियों को, स्पेन के समकक्ष अधिकारियों को किस तरीके से झारखंड के संदर्भ में निवेश करने हेतु तो आप प्रोत्साहित करते, क्लियर, ये भी प्रश्न रह सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी सीएम
विदेश दौरे पर जाते हैं, ओके, विदेश दौरे पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके प्रोटोकॉल से रिलेटेड प्रश्न रह सकते हैं और किस प्रकार से उनको अनुमति प्राप्त होती है विदेश दौरे की, है ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारी संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन हमारा सेंटर जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो किसी भी उच्च स्तरीय नेता अगर राज्य स्तरीय हैं या फिर कोई भी मंत्री हैं, अगर उनको विदेश दौरे पर जाना है तो इसके लिए अनुमति केंद्र सरकार से ही लेनी पड़ती है। तो उस प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। तो इस दौरे के बारे में क्या जानते हैं, चूँकि दौरा भी अधूरा है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, इसी के आधार पर स्वीडन वाले को भी कर लेंगे। अभी स्पेन दौरा चल रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री की कार्यक्रम है 19 से 27 अप्रैल 2025 तक उनका कार्यक्रम है। उसके बाद झारखंड लौट आएंगे। फर्स्ट चरण में वो स्पेन के दौरे पर हैं और स्पेन के दौरे, स्पेन हो या स्वीडन हो, है ना, दोनों में लगभग यही पॉइंट्स आपको बोलना है और कुछ अगर विशेष पॉइंट सामने आता है स्वीडन के दौरे के दौरान तो उसको आप बताएंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में जो आप जानते हैं, यानी कि जो उद्देश्य है मुख्यमंत्री के दौरे का, तो सिंपल सा, पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा वहाँ के पूंजीपतियों के द्वारा। पूंजीपति वहाँ पर दो प्रकार के होंगे, है ना, वहाँ के जो कैपिटलिस्ट होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक इंडियन होंगे, इंडियन मूल के, ओके, और दूसरे वहाँ के जो आपके स्पेनिश मूल के ही होंगे, ठीक है। ये दोनों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा कि आप लोग आइए झारखंड में और निवेश कीजिए। किन किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने का इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने में आप लोग सहयोग दीजिए। इसके अलावा इंडिजीनियस मेडिसिन, जो आपका देसी, यहाँ पर आपको पता है ना झारखंड में औषधि जड़ी बूटी, ठीक है, उस क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि झारखंड एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिसका न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। अगर बेहतर तरीके से इसको प्रोसेसिंग किया जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इस क्षेत्र में निवेश की भरपूर संभावना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में झारखंड के युवाओं में हॉकी हुआ या फिर फुटबॉल हुआ, है ना, इस सब क्षेत्र में बहुत बेहतर संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में स्पेन आप जानते हैं कि ये हॉकी फुटबॉल वगैरह में काफ़ी एडवांस कंट्री है, स्वीडन भी, तो यहाँ पर भी सहयोग की संभावना बनती है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के स्टार्टअप से रिलेटेड जो पॉलिसीज होते हैं बहुत ही प्रभावी होते हैं, इसमें भी झारखंड के युवाओं को मदद मिल सकती है। इसके अलावा जो विशेष रूप से आपको याद करना है, पर्यटन, टूरिज्म सेक्टर, खनन, इंडस्ट्री, एनर्जी, एजुकेशन, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ क्षेत्र हैं जहां पर स्पेन और स्वीडन के मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान वार्ता संभव है। क्लियर? और वार्ता हो रही है अभी कुछ मुद्दों पर, जैसे इनोवेशन के मुद्दों पर या फिर इंडिजीनियस मेडिसिन के मुद्दे पर, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स के मुद्दे पर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपका ट्रेनिंग के मुद्दे पर। तो अगर ये सब आपका स्पेन में हो रहा है तो इस स्वीडन में भी लगभग यही सब रहेगा। नीचे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो ये आपका दौरा के बारे में सिंपल जानकारी है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न हमारा था, एक अधिकारी के रूप में रहेंगे आप, तो आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। किस तरीके से मोटिवेट करेंगे वहाँ के अधिकारियों को, समकक्ष अधिकारियों को कि आप झारखंड में निवेश कीजिए? इसलिए तो प्रशासकों की इतनी बड़ी टीम गई है। आपको वहाँ पर बताना है कि झारखंड पूर्वी भारत का एक अपेक्षाकृत कम विकसित
स्टेट है, इसलिए वहाँ पर संभावनाएं बहुत बेहतर हैं। वहाँ पर संभावनाएं क्या हैं? बहुत बेहतर हैं। यह राज्य खनिज प्लस अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहाँ पर कुशल और अकुशल लेबर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर टाटा, सेल, एनटीपीसी, डीवीसी, अडानी जैसी बड़े बड़े औद्योगिक समूह और कंपनियों का निवेश झारखंड क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा झारखंड में खनिज की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, यानी कि जो भी अच्छा ये बात हो गया है, इत्यादि के कारण भी यहाँ पर संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना यहाँ पर औद्योगिक विकास होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितना भी विकास होना चाहिए था, उतना हम लोग डेवलप अभी तक नहीं हो पाए हैं निवेश के अभाव में, है ना। इसलिए आप लोग यहाँ पर निवेश के लिए आ सकते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार के द्वारा इस तरीके की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है, जो निवेश मित्र के रूप में आप उसको समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली होते हैं। इसलिए आप लोग आराम से आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे झारखंड का विकास में आपका भी योगदान होगा, है ना। और झारखंड की सरकार अपनी ओर से जो भी आपकी समस्याएं हैं त्वरित गति से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दूर करेगी। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। और एक आपका बचता है प्रोटोकॉल, ठीक है, कि आखिर प्रोटोकॉल क्या होता है। थोड़ा सा इसको केवल सिंपल ही समझ लेना है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, यानी कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी चीफ मिनिस्टर अथवा राज्य स्तरीय मंत्री, केंद्र स्तरीय मंत्री भी विदेशी दौरे पर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक तरीके से मुख्यमंत्री को अनुमति पहले पीएमओ से लेनी पड़ती है। पीएमओ में एक तरीके से आवेदन देना पड़ता है, वहां से विदेश मंत्रालय भेजा जाता है मैटर को। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस मैटर को जिस देश के दौरे पर मुख्यमंत्री को जाना है वहां के एम्बेसी को भेजा जाता है ना। और इसके बाद इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। और इसमें कैबिनेट सचिवालय की भी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन पीएमओ की भूमिका सबसे अधिक रहती है। पीएमओ की इच्छा होगी तभी कोई भी मुख्यमंत्री या नेता विदेश दौरे पर, आधिकारिक विदेश दौरे पर, है ना, सामान्य दौरे पर तो जा सकते हैं सामान्य नियमों से, लेकिन आधिकारिक विदेश दौरा पर जाएंगे तो वहाँ पर स्वागत किया जाता है। वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी हैं वहाँ के अधिकारियों के द्वारा ऐसे नेताओं का या मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है। तो ये आपको एक जानकारी रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी इंटरव्यू के बोर्ड। जेपीएससी इंटरव्यू के बोर्ड में सामान्य रूप से 3 या 4 मेंबर होते हैं, कभी कभी 2 मेंबर भी रहते हैं। मिनिमम 2 तो रहेंगे ही, है ना, मैक्सिमम 5 जाते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं उस बोर्ड के, वो जेपीएससी के मेंबर ही हो सकते हैं। अध्यक्ष हों या सदस्य हों, और चेयरमैन जो हैं जेपीएससी के, उन्हीं में से कोई रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी है उसका ध्यान रखेंगे। आखिर अलग अलग बोर्ड के मेंबर्स में आपका, चूंकि 4 मेंबर्स हैं ना, अभी ओनली 4 मेंबर्स हैं, इन्हीं लोग चेयरपर्सन रहने वाले हैं। बाकी तो कौन मेंबर्स रहेंगे तो पता नहीं है, लेकिन ये 4 मेंबर का तो पता है कि इनमें से कोई एक तो जरूर रहेंगे, चाहे कोई भी बोर्ड आपके पड़े। तो यहाँ पर मैं एक आकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 4 मेंबर्स में से अगर कोई भी किसी का भी बोर्ड आपका पड़ता है तो वहाँ पर खास करके उस मेंबर के द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसको अगर थोड़ी से पहले से अलर्ट मोड में आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर?
पहला हम लोग आते हैं चेयरमैन जो हैं जेपीएससी के पूर्व मुख्य सचिव ख्यांगते, ठीक है। चेयरमैन का बोर्ड अगर किन्हीं का पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी हैं, क्लियर। इनका जहां तक जानकारी मिला है, अमित जी कल बता रहे थे मेहनत होगी जीत होगी वाले जो जिनका चैनल है, कि उनका हिस्ट्री है, ठीक है, उनका हिस्ट्री है। तो ऐसी स्थिति में क्या हिस्ट्री से प्रश्न पूछ सकते हैं चेयरपर्सन अपने बोर्ड में आपसे, ठीक है। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर क्या चीज से पूछेंगे, और यहाँ पर क्या समस्या आ सकती है इस बोर्ड में, ठीक है, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले मेंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाने की संभावना मेरे विचार से नहीं के बराबर है ना। अगर उनका कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री छोड़ करके भी कोई और भी सब्जेक्ट होगा, नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से प्रशासक रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो सब्जेक्ट से नाता है वो लगभग उनका टूट चुका होगा, प्रशासन से नाता पूरी तरीके से उनका जुड़ गया है। लेकिन बाय द वे उनका इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री में, वो अक्सर उसको समय देते होंगे, तब कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए मेंटली आप रेडी रहेंगे कि हिस्ट्री, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री और कंसेप्चुअल पार्ट पूछा जा सकता है ना। लेकिन संभावना मेरे विचार से नहीं के बराबर है, कारण मैंने बता दिया। तो अगर यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो फिर क्या संभावना है, उससे पहले क्या समस्या आ सकती है। चूँकि इनका हिंदी कितना अच्छा है बोलना मुश्किल है, नॉर्थ ईस्ट के हैं इसलिए, मिजोरम के हैं इसलिए इंग्लिश में इनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी और मेंबर्स के द्वारा भी इंग्लिश में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आप समझ जाएं, ओके, समझना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ जाएं, तो आप अपना जिस भाषा में भी उत्तर देना है, हिंदी और इंग्लिश आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। बाय द वे आप नहीं समझ पाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, केयरलेस वहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए पहले से ही मैंने बता दिया है, ठीक है। पूछ लेंगे फिर से एक बार कि क्षमा करेंगे सर, कृपया फिर से रिपीट कर दिया जाए, प्रश्न में पूरी तरीके से समझा नहीं, बुरा नहीं माना जाएगा, क्लियर। तो एक आपका ये समस्या आ सकता है, प्रश्न ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अगर ख्यांगते का बोर्ड रहेगा तो ऐसी स्थिति में वो लंबे समय से प्रशासक रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मुख्य सचिव तक गए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो इनका प्रश्न की संभावना बनती है, ये प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड चुनौतियों के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप क्यों प्रशासक बनना चाहते हैं, सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, पहले आप कहीं और थे, किसी जॉब वगैरह में थे, तो वर्तमान में आप उस जॉब को छोड़ करके प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। तो ये सब उनके द्वारा पूछा जा सकता है, क्लियर, ये सब उनके द्वारा पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी ओर से जो संभावना बनती है कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन की, जो प्रशासकों के समय समय पर समस्याएं आती हैं, है ना, कभी आरोप लगते हैं, कभी ऐसी गंभीर समस्या आ जाती है जिसमें एट ए टाइम डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, कभी सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है किसी कारणवश से, कभी ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है, कभी विवाद उत्पन्न होते हैं उच्च अधिकारियों के साथ, है ना। तो इन स्थितियों के आधार पर कुछ सिचुएशनल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रशासन का लंबा अनुभव रहा है। चलिए दूसरे नंबर के मेंबर्स पर आते हैं। श्रीमती अनिमा हंसदा जी हैं, है ना, ये मेंबर हैं जेपीएससी की। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने ऑनर्स किया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स इनका है, लेकिन संथाली से इन्होंने एमए भी किया है,
ठीक है, PhD भी इन्होंने किया है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में ये मेंबर हैं, क्लियर। और गोसनर कॉलेज में संभवतः ये पढ़ाया करते थी। तब यहाँ से क्या क्या संभावनाएं लग रही हैं, ठीक है। देखिए, बाकी अगर आप देखें जो JPSC के अध्यक्ष हैं उनको छोड़ करके बाकी जो तीनों मेंबर हैं वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, चाहे जमाल अहमद हों, अनिमा हांसदा हों, या फिर आपके अजिता भट्टाचार्य मैडम हों। तो सारे के सारे का जुड़ाव कहाँ से है, तो शिक्षा क्षेत्र से है। और जब शिक्षा क्षेत्र से हैं, खुद लेक्चरर या प्रोफेसर कुछ भी रह चुके हैं समय के साथ, तो उस क्षेत्र से उनका जुड़ाव है, तो सब्जेक्ट से भी जुड़ाव है। तो अपने सब्जेक्ट से कुछ कुछ प्रश्न इनका रहेगा, है ना, नेचुरली आपका रहेगा। पॉलिटिकल साइंस से मीन्स अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है आपका बैचलर में, तो आप तैयार रहिए कि आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि उनका एक आपका स्टडी कंटिन्यू रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाल फिलहाल के संशोधन, उससे रिलेटेड विवाद, जिससे आपका भी गवर्नर प्रेसिडेंट के संदर्भ में समय सीमा फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इसका वीडियो दे देंगे, डिस्प्यूट चल रहा है। उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा भी इस संदर्भ में बयान दिए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के द्वारा भी बयान दिए जा रहे हैं, तो एक विवाद की स्थिति है, तो वहाँ से ये प्रश्न पूछ सकती हैं, सैन्य मेंबर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित हैं, इसलिए छात्र संघ के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। और चूंकि ये संथाली भाषा में की हुई है ना, तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में जो शिक्षा वाला मैटर आपका रामदास सोरेन जो है शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा, है ना, मातृभाषा में देना, तो वहाँ से आपके प्रश्न रह सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाने से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। स्थानीय संस्कृति और भाषाओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके द्वारा, आप लोग रेडी रहेंगे, है ना। रांची के संदर्भ में कुछ स्थानों के बारे में इनसे पूछा जा सकता है, क्लियर। तो इस सब के लिए आप रेडी रहेंगे। तो ये आपके प्रश्न इनकी ओर से केंद्र में रहेंगे। थर्ड नंबर जो आपके हैं अजिता भट्टाचार्य, इनका इंग्लिश संभवतः था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। तो इनका जो आपका रहेगा छात्र संघ, कॉलेजेस, कुछ साहित्यिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके जिनका इंग्लिश लिटरेचर वगैरह है उन लोग थोड़ा सावधान रहेंगे, उनसे इंग्लिश लिटरेचर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निजी विद्यालयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि इनका झारखंड के राजनीतिक परिवार से भी संबंध है, इसलिए झारखंड के राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उत्तर देने के दौरान आपको शुरू से ही, मैं क्लास के दौरान भी बताता हूँ, आपको ध्यान देना है कि सरकारी नीतियों का आलोचना नहीं करना है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सरकारी नीतियों का अनावश्यक आलोचना करने से बचिए, उससे आप फायदे में रहेंगे। अगर आप अनावश्यक आलोचना करते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सुझाव आप दे सकते हैं, है ना, कि उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस संदर्भ में सुझाव दे सकते हैं। तो ये सब इनके माध्यम से पूछा जा सकता है। तो जो अध्यक्ष हैं और 3 मेंबर्स हैं, उनमें से एक हैं आपके
जमाल अहमद हैं, है ना। देखिए हजारीबाग से रिलेटेड हैं और उर्दू इनका भाषा है, तो उर्दू में तो पूछेंगे नहीं, है ना, क्योंकि कुछ लोगों का ही उर्दू होगा सब्जेक्ट लिटरेचर के रूप में। तो जिनका भी, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जिनका भी उर्दू वगैरह रखे होंगे तो इनका बोर्ड में डाला जा सकता है, ठीक है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन बाकी लोगों का जिनका पढ़ता है इनके बोर्ड में, तो उर्दू वाला तो समस्या नहीं है, लेकिन हजारीबाग के संदर्भ में इनका प्रश्न रह सकता है। तो हजारीबाग जिन जिन जिलों से सारे मेंबर्स, तीनों मेंबर्स संबंध रखते हैं ना, उन जिलों के बारे में थोड़ा सा विशेष कंट्रोल आप लोग रखेंगे, विशेष कंट्रोल रखेंगे, यह ठीक रहेगा। क्लियर, क्योंकि वहाँ उनके दिमाग में आएगा, जैसे रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, तो उससे उनका दिमाग में अक्सर प्रश्न उठ जाया करता है कि हजारीबाग का इसको, जैसे आपका आया है हाल ही में चर्चा में रहा है इसको गुफा, तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और इनका भी जो विशिष्ट प्रश्न रहेगा, बाकी तो समान प्रश्न सभी के द्वारा पूछे जाएंगे, वो कोई मैटर नहीं है। इनका विशिष्ट प्रश्न जो रहेगा वह भी शिक्षा व्यवस्था से आपका रह सकता है। शिक्षा के संदर्भ में इसको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वक्फ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंटली रेडी रहेंगे, ठीक है, इनके द्वारा वक्फ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें चूंकि मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसलिए आप बता देंगे कि जो भी प्रावधान है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन इस वक्फ अधिनियम पर कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर चला गया है और यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से यह अधिनियम प्रभावित होगा। तो बीच बीच का जवाब देने का प्रयास करना है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा छात्र संघ से रिलेटेड इनके द्वारा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झारखंड के फैक्चुअल प्रश्न इनके द्वारा पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, वो भी इनके द्वारा पूछे जा सकते हैं। कुछ सिचुएशनल प्रश्न लिख दिया गया, हाँ लिख दिया गया है सिचुएशनल। तो इस तरीके से सारे मेंबर्स और अध्यक्ष के बारे में बताया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के बारे में मैंने आज चर्चा किया। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और इस चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। 14 JPSC के फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं 9661163344 के माध्यम से। इंटरव्यू बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लास के लिए। धन्यवाद।